मंच हो आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और चेतना मैडम की क्लास में। तो बेटा आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नया चैप्टर। यूनिट नहीं कहेंगे, चैप्टर कहेंगे, क्योंकि एक यूनिट के अंदर 3 या चैप्टर जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, क्या नाम है इसका? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपने सुना होगा बेटा सबसे पहली बात कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एक्चुअल में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्चुअल में क्या होता है। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट समझाती हूँ कि एक्चुअल में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बेटा इसके ऊपर जो है हिंदू लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, कौन सा लॉ? हिंदू लॉ। और ये जो है ये बहुत ही पुराना बिजनेस है। ठीक है, बहुत ही पुराना एक तरीका है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है कि एक फैमिली होती है। क्या होती है? एक फैमिली। और वो फैमिली जो है वो जॉइंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जॉइंट फैमिली। कैसी फैमिली? जॉइंट। ओके, अब जो जॉइंट फैमिली है हमारी, कौन सी फैमिली? जॉइंट फैमिली। आपके घर में जो है आपके दादाजी होंगे, है ना? दादाजी होंगे हेड ऑफ द फैमिली, है ना? जिसके घर में दादाजी नहीं, उनके पापा जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होंगे। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि एक होता है हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। और ये जो हेड ऑफ द फैमिली है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, मुखिया, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? मुखिया। अब बेटा जो हेड ऑफ द फैमिली है हमारा, उसका नाम क्या रखा हमने? कर्ता। बहुत ध्यान समझना कंसेप्ट। ये जो है एक बिजनेस चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? बिजनेस चला रहे हैं। और इनके जो है बेटा जी, इनके 4 बेटे हैं। बहुत ध्यान सुनना। कितने बेटे हैं बेटा इनके? 4। ठीक है, 4 बेटे हैं। 1 2 3 4। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो ये 4 बेटे हैं, ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स ये सब मिलकर के काम करेंगे अपने पिताजी के साथ। ठीक है, अपने पिताजी के साथ। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मैडम अगर जो है 5 नंबर की जो है वो डॉटर हुई तो, बेटी है तो, इसका कंसेप्ट बेटा मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को डॉटर वाला। फिलहाल अभी यही समझ लो कि यहाँ पर जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसके अंदर जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है कि भाई जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, कौन है? जो फैमिली के मेल मेंबर्स हैं वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस के अंदर। अब ध्यान सुनना, ये अपने पापा के साथ, यानी कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता जो है वो पुराने समय से उस बिजनेस को चलाते हुए आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या करा, अपनी जो फैमिली के जो मतलब अपने जो बेटे हैं उनको भी उस बिजनेस के अंदर शामिल कर लिया। बेटी को भी शामिल किया जा सकता है नए रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन पहले ये रूल नहीं था। समझ में आया? पहले ये रूल बिल्कुल भी नहीं था। अब जो है बेटी को भी बिजनेस के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो ये जो उत्तराधिकारी हैं उनको जो है हम बिजनेस के अंदर शामिल करेंगे। बेटा ये कंसेप्ट जो है वो आपके कोर्स में नहीं है। अब कोर्स में का मतलब नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये आउटडेटेड तरीका है। इसको हम पहले वाले तरीके से पढ़ेंगे, कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसलिए अब एट प्रेजेंट जो है वो डॉटर को भी शामिल किया जाता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, जितना अधिकार बेटों का है उतना ही अधिकार बेटियों को भी दिया जाता है। लेकिन आपके कोर्स के अंदर जो कंसेप्ट है वो पुराना कंसेप्ट दिया हुआ है, तो मुझे वही पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो है एक होता है कर्ता। क्या? कर्ता। और कर्ता ही सब कुछ करता। क्या बोला मैंने? कर्ता जो है वो अपने बेटों के साथ बिजनेस चला रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसके अंदर कर्ता के द्वारा ही सारा पैसा लगाया जाता है। कौन लगाता है पैसा? कर्ता ही लगाता है। कर्ता ही पूरा मैनेजमेंट करता है। सब कुछ जो है मतलब कह सकते हैं सारे डिसीजंस कर्ता लेता है। लेकिन हाँ, वो इनकी एडवाइस ले सकता है, अपने बेटों की एडवाइस ले सकता है।
लेकिन इसकी जो है वो मर्जी है कि एडवाइस जो है वो ले या ना ले। मर्जी है भाई एडवाइस लेना या ना लेना। अब डॉटर वाला कंसेप्ट मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जो न्यू लॉ है हमारा उसके अंदर क्या है कि डॉटर को भी उतना ही अधिकार दिया गया है जितना कि बेटों को। समझ में आया? तो यहाँ पर जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पढ़ाने वाली हूँ, दैट मीन्स करता ही सब कुछ करता। इतना ध्यान रखना कि करता ही सब कुछ करता, दैट मीन्स फाइनल डिसीजन उसका होगा, पूरा मैनेजमेंट वही करेगा, प्रॉफिट और लॉस में अपने बेटों को हिस्सेदार बनाएगा। और एक चीज और, जब भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। देखो ध्यान से, तो क्या होता है कि अगर कोई नया मेंबर फैमिली के अंदर आ जाए, क्या आ जाए, किसी फैमिली मेंबर जो है, कोई नए बच्चे का जन्म हुआ, किसी नए लड़का फैमिली के अंदर बेटे का जन्म हुआ, तो अब क्या होगा? ध्यान सुनो, मान ले ये जो है इसके जो है 2 बेटे हैं, इससे कितने बेटे हैं? 2। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, इसके 2 बेटे हैं। ठीक है, इसके जो है ये जो व्यक्ति है दूसरा बेटा था, इसके जो है 1 बेटा है, इसके जो है इसके 2 बेटियां हैं। ठीक है, इसकी 2 डॉटर हैं और इसके कोई भी बच्चा नहीं है। ध्यान सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या करेंगे बच्चों की, ये सब लोग पार्टिसिपेंट होंगे, दैट मीन्स कि सबका हिस्सा होगा। सबका क्या होगा? हिस्सा होगा। उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा ना, सबका हिस्सा होगा। यहाँ पर जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है कि किसी बेटे के जन्म लेते के साथ ही, फैमिली के अंदर जन्म लेते के साथ ही वो बिजनेस का एक को पार्टनर बन जाता है। बेटा को पार्टनर क्या होता है? बहुत ध्यान सुनो, इसे बोलते हैं सहभागी। को पार्टनर ये क्या होता है? सहभागी बिजनेस के अंदर, दैट मीन्स कि जन्म लेते के साथ ही वो व्यक्ति जो है वो को पार्टनर बन जाता है। यहाँ पर एज मैटर नहीं करती, सबको हिस्सा मिलता है बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर, लेकिन लॉस के अंदर जो है इनका हिस्सा नहीं होता। ठीक है, बहुत ही ध्यान समझना कंसेप्ट। अच्छा, और ज्यादा क्लियर करेंगे हम लोग इसको कि एक्चुअल में ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। ठीक है, समझिएगा एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से। कोई दिक्कत हो बच्चों तो पूछ लेना। ध्यान सुनो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह लो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कह लो। ये जो बिजनेस है इज अ प्रिसाइज काइंड ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन इंडिया। ये कहाँ पर होता है? सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम में अगर आपकी फैमिली जॉइंट है, ठीक है, क्या है? जॉइंट, आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपको कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ेगा? हिंदू लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा हमारा, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो उत्तराधिकारी होते हैं वो बिजनेस को कंटिन्यूअस बेसिस पर चलाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल मैथड ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इन द नेशन। इंडिया के अंदर ही ये है, ये क्लासिकल मेथड है, ये बहुत पुरानी तकनीक है, एक पुराना तरीका है बिजनेस को करने का। ठीक है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द हिंदू लॉ। इसको कौन एडमिनिस्टर्ड करता है? हिंदू लॉ। किसके अकॉर्डिंग? हिंदू लॉ, हिंदू कानून के अकॉर्डिंग जो है इसको चलाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? हिंदू कानून के अकॉर्डिंग इसको चलाया जाता है। द सोर्स ऑफ मेंबरशिप इन द कंपनी इज बर्थ इन अ फैमिली। बेटा इस फैमिली के बिजनेस के अंदर जो साधन है, दैट मीन्स आप लोग इसके मेंबर कैसे बनेंगे? भाई फैमिली के अंदर बर्थ लेते के साथ ही इसकी जो है मेंबरशिप मिल जाती है। इस बिजनेस की क्या मिल जाती है? मेंबरशिप मिल जाती है। एंड 3 कंसेक्यूटिव जनरेशन, और 3 पीढ़ी तक लगभग ये जो है ये चलता रहता है। जो भी बिजनेस है 3 पीढ़ी तक सभी जितने भी लोग होंगे वो सब को पार्टनर होंगे, जितने भी लड़के होंगे। ठीक है, जितने भी सन होंगे, जितने भी फैमिली के अंदर मेल मेंबर्स होंगे वो इसके सहभागी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहभागी। ठीक है, 3 जनरेशन तक के। द बिजनेस इज मैनेज बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जो बिजनेस है, बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट जो किया जाता है वो कौन करेगा? हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज कॉल्ड एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर, एंड ही इज कॉल्ड कर्ता। उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है
However, all the members hold equal ownership over the property of an ancestor. जितने भी मेल मेंबर्स होंगे, जो पूर्वजों की संपत्ति है, जो बिजनेस चला रहा है, सबका इक्वल हिस्सा होता है इसके अंदर, किसी की रेशो नहीं होती, सबका हिस्सा इक्वल होता है, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड एज को पार्टनर, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? को पार्टनर, दैट मीन्स सहभागी। दैट मीन्स फैमिली के अंदर जन्म लेते के साथ ही इसके मेंबर बन जाओगे, 3 पीढ़ी काम करेंगी, 3 पीढ़ी तक के मेल मेंबर्स इसके पार्टिसिपेंट होंगे, सब लोग प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वल हिस्से में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमें यहाँ पर पढ़नी है। जैसे ही बर्थ हुआ मेंबर बन गए, किसी की डेथ होने पर उसकी मेंबरशिप हट गई, मर गया वो तो, ठीक है। कर्ता अगर मर जाता है, ध्यान सुनो, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली का जो हेड होगा, दैट मीन्स कर्ता का जो बड़ा बेटा होगा, अब वो कर्ता बन जाता है। कर्ता का बड़ा बेटा जो है वो क्या बन जाता है? वो इसका मेंबर बन जाता है। समझ में? बच्चों ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले बताओ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर एक्चुअल में क्या क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कि एक्चुअल में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। कह रहा है इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है क्या है? ये एक ऐसी फॉर्म है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी जो संस्था होती है, कोई भी जो हमारा संगठन होता है बिजनेस, ये एक ऐसा तरीका है विच इज ओन्ड, जिस पर मालिकाना हक होता है, एंड कैरिड ऑन जॉइंटली बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब कि भाई फैमिली जो होनी चाहिए ना वो जॉइंट होनी चाहिए। फैमिली कैसी होनी चाहिए? जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। सब लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे, एक ही फैमिली के लोग, लेकिन अंतिम जो डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो किसका होगा? कर्ता का, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्लियर हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होते हैं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बहुत ध्यान सुनना। कह रहा है फॉर्मेशन, कि भाई एक्चुअल में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। कह रहा है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स। कितने? एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर्स? 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए इन द फैमिली टू फॉर्म अ HUF। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए फैमिली के अंदर कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बोल रहा है कि कम से कम 2 मेल मेंबर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी शुड हैव बीन इनहेरिटेड बाय मेंबर्स ऑफ HUF। भाई जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों की संपत्ति है, मतलब पूर्वजों की संपत्ति का होना बहुत जरूरी है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। ऑल ऑफ द मेंबर्स एंजॉय दिस प्रॉपर्टी। सभी मेंबर्स जो है इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, सभी का जो है समान हिस्सा होगा, एंड हैव एन इक्वल शेयर इन दैट प्रॉपर्टी। और सबका जो है मतलब सभी जो लोग हैं वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी यानी कि पूर्वजों की संपत्ति के अधिकारी होंगे, है ना भाई। भाई पूर्वजों की संपत्ति होती है तो किसी एक या 2 की थोड़ी ना होती है, किसकी होती है? सबकी होती है। किसकी होती है? सबकी होती है, ठीक है। कह रहा है डस एनी चाइल्ड टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द HUF। जो भी बच्चा फैमिली के अंदर जन्म लेगा तो वो जन्म से ही उसका उस बिजनेस का हकदार बन जाता है, एक हिस्सेदार बन जाता है, एक को पार्टनर, दैट मीन्स सहभागी बन जाता है, ठीक है। कह रहा है देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर। इसका मेंबर बनने के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनने के लिए किसी भी एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती? किसी भी एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया? लायबिलिटी कैसी होती है? लायबिलिटी दैट मीन्स कि अगर फर्म के ऊपर कोई कर्जा है, लायबिलिटी कितनी टाइप थी? 2, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। तो इन्होंने बोला लायबिलिटी कैसी होती है। कह रहा है देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स। सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड
कितना कि भाई और को पार्टनर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जितने भी को पार्टनर होंगे सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। और कितनी लिमिटेड? जितना उनका शेयर, जितना उनका प्रॉफिट बनता होगा, जितना उनका प्रॉफिट का हिस्सा बनता होगा उतनी ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, कह रहा है ऑल द को पार्टनर हैव इक्वल राइट्स, हर एक को पार्टनर, जो को पार्टनर है, जो सहभागी है, जो मेंबर है, उसका जो है इक्वल राइट होगा, मतलब समान अधिकार होगा एंड शेयर होगा प्रॉपर्टी के अंदर। किसके अंदर? प्रॉपर्टी के अंदर। जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, हर एक पार्टनर का उसके अंदर इक्वल हिस्सा होगा। द कर्ता है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। ध्यान से सुन लो, सारे पार्टनर की जो पार्टनर है, जो को पार्टनर है, जितने भी अदर मेंबर हैं कर्ता के अलावा, सबकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। समझ में आया? क्लियर हो गया? कह रहा है कंट्रोल, कर्ता इज अ पर्सन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जो कर्ता है, कर्ता का पूरा, कर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के ऊपर पूरा पूरा अधिकार होगा। क्या होगा? पूरा पूरा अधिकार होगा हमारे बिजनेस के ऊपर। कर्ता कैन टेक एडवाइस फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, जो कर्ता है वो सारे मेंबर्स से एडवाइस ले सकता है, बट ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर डिसीजन। लेकिन कर्ता ही फाइनल डिसीजन लेगा। एडवाइस ले सकता है अपने बेटों से, लेकिन वो जो डिसीजन होगा फाइनल, वो कौन, किसका होगा? कर्ता का ही होगा। जो बाकी को पार्टनर हैं, जो उसके बेटे हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द कर्ता ओनली, है ना? कर्ता कैन टेक द एडवाइस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बट द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन ओनली बाय द कर्ता। समझ में आया? कौन लेगा फाइनल डिसीजन? सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही फाइनल डिसीजन लेगा। ओके, कंटिन्यूटी, ये बिजनेस चलता है या नहीं चलता? ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता जब तक मेल मेंबर्स होंगे फैमिली के अंदर। जब भाई कर्ता मर जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, कर्ता को कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा कि बाकी मेल मेंबर्स जो हैं इस बिजनेस को चलाते हैं। बाकी मेल मेंबर्स इस बिजनेस को चलाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। आफ्टर द कर्ता इज डिसीज, डिसीज का मतलब मर जाना। अगर कर्ता मर गया, द वेरी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, तो जो अगला जो बड़ा मेंबर होगा फैमिली का, टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता। अब उसको कौन सी पोजीशन मिल गई? कर्ता की पोजीशन मिल गई इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। कौन से बिजनेस में? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, द बिजनेस कैन डिवाइडेड एंड एंडेड अप बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। बिजनेस खत्म करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो क्या होगा पता है? जो भी बिजनेस की एसेट्स होंगी, सब कुछ होगा, वो सबके बीच में इक्वल बढ़ जाएगा और बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस तभी खत्म होगा, लेकिन किसी के मरने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर कर्ता के, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता। जो अगला मेल मेंबर होता है वो इसका को पार्टनर बन जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गई? कह रहा है माइनर। पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 5 के अंदर ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहे हैं माइनर मेंबर, दैट मीन्स कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो उसमें ये हमको बता रहा है कि भाई माइनर जो है वो इसका हिस्सेदार होता है या नहीं होता। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, क्या बोला मैंने? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है फैमिली के अंदर, वैसे ही वो उस बिजनेस का क्या बन जाता है? को पार्टनर बन जाता है। बताया था ना? तो देखिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 5, द पर्सन हु हैज टेकन बर्थ इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या करता है? बर्थ लेता है, यानी कि जन्म लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जन्म लेता है, कैन बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो हम क्या करते हैं? उसको फैमिली बिजनेस का मेंबर बना लेते हैं। क्या करते हैं? हम इसको फैमिली बिजनेस का मेंबर बना लेते हैं। ठीक है, Therefore, a minor can also be a member of the family। और क्या होगा? वो फैमिली का तो मेंबर है ही है। क्या है?
फैमिली का मेंबर भी है, और जो जिसने जैसे ही जन्म लिया वो जो है उस बिजनेस का भी मेंबर बन गया। क्या बन गया? वो बिजनेस का भी मेंबर बन गया। यानी कि माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो है उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर हम क्या बना सकते हैं? हिस्सेदार बना सकते हैं। और बना नहीं सकते, वो हिस्सेदार होगा। रूल ही ये है कि फैमिली के अंदर जन्म लेते के साथ ही उसको जो है उसका हिस्सेदार बना दिया जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया बच्चों? तो सुनिएगा ध्यान से बेटा। कह रहा है इंपॉर्टेंट टर्म्स, नेक्स्ट उसके अंदर बता रही हूं मैं आप लोगों को कि जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में 2 सिस्टम अपनाए जाते हैं। कितने सिस्टम? 2 सिस्टम है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जब हम बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर जो है 2 सिस्टम अपनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कह रहा है इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो है वो यूज होते हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से बेटा। और इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो बेटा उसके 2 सिस्टम है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी आप लोगों को। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा रही हूँ कि जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये वर्ड हमें याद रखने होंगे। क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या कह रहा है ये हमसे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? सबसे पहली बात, हिंदू फैमिली होनी चाहिए और वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए। अनडिवाइडेड का मतलब कि भाई सब लोग, सारे परिवार अलग अलग ना रहें, एक ही जगह पर रहने होने चाहिए, सभी लोग जॉइंट होने चाहिए। ठीक है? यानी कि सबका जो है कह सकते हैं कि सेपरेट होंगे तो वो बिजनेस जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो उसने कहा ये वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सुनिएगा ध्यान से, इसके अंदर क्या कह रहा है? द फैमिली हु रन्स और कैरी ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी फैमिली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है, बिजनेस को चलाती है, व्यवसाय को चलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है? तो कह रहा है एक ऐसी फैमिली जो कि चला रही है क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, व्यवसायिक संगठन को चला रही है। ठीक है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूड्स एन एल्डेस्ट मेल मेंबर। ध्यान सुनो, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसके अंदर एक एल्डेस्ट मेन मेंबर होना चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे? कर्ता। क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ता। ठीक है? एक होना चाहिए कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। एंड द अदर मेल मेंबर्स कॉल्ड को पार्टनर। और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब सहभागी। क्या बोलेंगे बच्चों? सहभागी। समझ में आया? कह रहा है कर्ता। कर्ता कौन होता है? देखो ये भी हमने पढ़ा, कर्ता के बारे में बता देती हूँ। कर्ता कोई भी पूछ ले आपसे, वाइवा अगर आपका हो, वाइवा जो प्रैक्टिकल में वाइवा होता है वहां पर, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कर्ता क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। ठीक है? तो कह रहा है कर्ता, ही इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति होता है, हु इज द हेड, जो कौन है? हेड है। कौन है बच्चों? हेड है वो। एंड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, और फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है। कर्ता कौन है? जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है, फैमिली का कर्ता है। ठीक है? कह रहा है कर्ता इज द पर्सन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज। कर्ता क्या है? कर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जिसका फैमिली बिजनेस के ऊपर जो है क्या है? फुल कंट्रोल है। क्या है बच्चों? फुल कंट्रोल है। ठीक है? जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज होंगी, कर्ता की जो, कर्ता का जो कंट्रोल है, कर्ता का कंट्रोल बिल्कुल पूरा होता है किसके ऊपर? फैमिली बिजनेस के ऊपर। समझ में आया? क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? पूर्वजों की संपत्ति। क्या बोलते हैं हम इसको? पूर्वजों की संपत्ति। देखो ध्यान से, कह रहा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फोरफादर और एन एंसेस्टर। ये फोरफादर हमारे दादा परदादा की संपत्ति होती है। क्या होती है? हमारे दादा परदादा जो हमारे होते हैं उनकी संपत्ति होती है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति होती है। एंड ओवर विच द मेंबर्स हैव इक्वल राइट, और जिसके ऊपर जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका पूरा पूरा अधिकार होता है। उनका क्या होता है बच्चों? पूरा पूरा अधिकार होता है। कह रहा है को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब सहभागी। एक तो हो गया कर्ता, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली। बाकी जो मेंबर होंगे किसके अलावा? कर्ता के अलावा, वो सारे मेंबर जो हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों?
को पार्टनर। क्या कहलाएंगे वो? को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब क्या होता है? सहभागी। सुनिए, द मेल मेंबर्स रिलेटेड टू 3 सक्सेसिव जनरेशन। बेटा को पार्टनर कौन होते हैं? सारे के सारे मेल मेंबर जो 3 जनरेशन तक चलते हैं, मतलब 3 पीढ़ी के जितने भी लोग होंगे वो सब को पार्टनर कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, मेल मेंबर्स ओनली। दे हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर। पूर्वजों की संपत्ति पर इनका पूरा पूरा अधिकार होगा, इक्वल राइट होगा, सबका इक्वल राइट होगा। किसके ऊपर? पूर्वजों की संपत्ति के ऊपर। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिए, कह रहा है सिस्टम। बेटा देखो, मैंने बताया था आप लोगों को, जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं तो हम 2 सिस्टम का यूज करते हैं। कितने सिस्टम का? 2। और कौन कौन सिस्टम है? कह रहा है देयर आर 2 सिस्टम विच आर यूज्ड इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। 2 सिस्टम है बेटा। एक है दया भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर के अंदर ये आया है, इसलिए आप लोग इसको पक्के से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है? क्या है ये? बेटा 2 सिस्टम है, एक है दयाभाग सिस्टम और एक है मिताक्षरा सिस्टम। क्या? एक है दयाभाग सिस्टम और एक है मिताक्षरा सिस्टम। दयाभाग सिस्टम क्या है बेटा? ध्यान सुनो, ये एक्चुअल में दयाभाग सिस्टम क्या है? इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल। ये क्या है? दयाभाग सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है। कहां पर है? सबसे पहले याद रखना, कहां पर एप्लीकेबल है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है? एंड अलाउ बोथ। इसके अंदर क्या होता है, जब वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि वहां पर दयाभाग सिस्टम अपनाया जाता है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको करने के लिए क्या अपनाया जाता है बेटा जी? वहां पर अपनाया जाता है दयाभाग सिस्टम। और दयाभाग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है? बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर्स द फैमिली टू बी को पार्टनर। ध्यान है, दयाभाग सिस्टम के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल दोनों ही एक फैमिली बिजनेस के को पार्टनर बनते हैं। मैंने बताया था ना डॉटर वाला सिस्टम, कि अगर लड़की होगी तो वो भी क्या होगी? मतलब मेंबर होगी, को पार्टनर होगी, सहभागी होगी, उसको भी उतना ही राइट मिलेगा जितना कि किसको मिलेगा? कह सकते हैं जेंट्स को मिलेगा, उतना ही किसको मिलेगा? फीमेल्स को भी मिलेगा। ठीक है? जितना मेल मेंबर्स को पार्ट मिलेगा, जितना मेल मेंबर्स को राइट्स मिलेंगे, वही अधिकार जो है वो कहाँ पर किनको मिलेंगे? फीमेल्स को भी मिलेंगे। और ये है कहाँ पर? ये सिस्टम जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। कौन सा सिस्टम है? हमारा दयाभाग सिस्टम। ठीक है? A son gets right in the ancestral property only after the death of his father। इसके अंदर क्या है? एक बच्चे को अपने पूर्वजों की संपत्ति में, एक बेटे को अपने पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके मरने के बाद, उनके पिताजी के एक्सपायर होने के बाद। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सन को भी और डॉटर को भी, दोनों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सन को मिलेगा, डॉटर को भी मिलेगा। ठीक है बेटा? किसके अकॉर्डिंग? दयाभाग। मिताक्षरा के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो ध्यान से, इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ये जो सिस्टम है ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल को छोड़कर हर जगह पर यही सिस्टम फॉलो होता है। कौन सा वाला सिस्टम बेटा? मिताक्षरा सिस्टम। क्या बोला मैंने? कि भाई सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ करके हर जगह पर यही सिस्टम एप्लीकेबल होता है। कैसे? इट अलाउ ओनली द मेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर इन द बिजनेस। उसके अंदर क्या था? मेल और फीमेल दोनों को पार्टनर होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? ओनली मेल मेंबर्स जो होंगे वो इसके मतलब किसी फैमिली बिजनेस के को पार्टनर होंगे। क्या होंगे? किसी फैमिली बिजनेस के को पार्टनर होंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिए अब पढ़ेंगे मैरिट्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो एक्चुअल में उसके मेरिट्स क्या होते हैं? उसके मेरिट्स क्या होते हैं? उसके फायदे क्या होते हैं? वो सुनिएगा बहुत ही ध्यान। हाँ जी बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या पढ़ना है हमको? मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। समझिएगा बहुत ही ध्यान से कि एक्चुअल में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। समझिएगा बेटा। कह रहा है इजी टू स्टार्ट। सबसे पहली बात कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखो ध्यान से। सबसे पहला फायदा है
इजी टू स्टार्ट, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। भाई किसी हमारे पूर्वज ने स्टार्ट किया होगा, कभी तो हमारे दादा परदादा ने वो बिजनेस लगाया होगा ना। तो क्या होता है बेटा, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं होती। और कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है इस पर? हिंदू लॉ। कौन सा लॉ? हिंदू लॉ। कह रहा है इट इज इजी टू स्टार्ट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इसको लगाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती। क्या बोला मैंने? इस बिजनेस को लगाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहला फायदा क्या है? इजी टू स्टार्ट। क्या है बच्चों? इजी टू स्टार्ट। इसको स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है। ओके। इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि बहुत ही बढ़िया कंट्रोल होता है। जरा बताओ, कंट्रोल कौन करता है? कर्ता ही सब कुछ करता है ना। दैट मीन्स जो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। कर्ता जो है वो बहुत अच्छे से बिजनेस को मैनेज करता है। द कर्ता हैज फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज एंड टेक्स अ डिसीजन क्विकली। जो कर्ता है, कर्ता का जो है बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, और जो है कोई भी जो डिसीजन होता है कर्ता बहुत अच्छे से लेता है, बहुत अच्छे से सोच विचार कर, और किसी भी डिसीजन को लेने में कोई देरी नहीं होती। जैसे सोल प्रोप्राइटर में पढ़ाया था ना मैंने कि डिसीजन को लेने में देरी नहीं होती, इसमें भी ऐसा ही होता है। कर्ता दूसरे लोगों की एडवाइस ले सकता है, बट फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय ओनली कर्ता। कौन लेगा? सिर्फ कर्ता। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फाइनल डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही लेगा। कह रहा है नो वन कैन इंटरफेरेंस इन द डिसीजन ऑफ कर्ता एज एवरी मेंबर इज बाउंड टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन। दैट मीन्स कर्ता कोई भी डिसीजन लेगा, कर्ता कोई भी डिसीजन लेगा तो उसके डिसीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, है ना। अब ये नुकसान भी होगा, मैं इसकी लिमिटेशंस में पढ़ाऊंगी तो इसको ही पढ़ाऊंगी कि सारे डिसीजन फेयर इन द डिसीजन ऑफ कर्ता। कर्ता के डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कर्ता के डिसीजन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। एज एवरी मेंबर इज बाउंड टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हर मेंबर को मानना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने? कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हर मेंबर को मानना पड़ेगा, और जो कर्ता है, कर्ता के डिसीजन जो है वो क्या होगा कि भाई कर्ता को ही वो डिसीजन लेना है। ठीक है, उसके डिसीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मैंने बताया था बेटा, यही मेरिट बना दूंगी और यही डिमेरिट लिमिटेशंस बन जाएंगी कि भाई कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है, कर्ता का डिसीजन हो सकता है अच्छा ना हो, तो यही लिमिटेशंस में भी पढ़ाऊंगी। पहले इसके मेरिट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। Hence it avoids clashes among the members and result in very speedy decision making। अब क्या होता है इसमें, अगर हम मेरिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? कर्ता डिसीजन बहुत अच्छे से लेता है और कोई भी क्लैशेस नहीं होते, सारे मेंबर्स जो है उसके डिसीजन को मानते हैं। और अगर इसको ही मैं अपोजिट कर दूं तो लिमिटेशन में कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है, लोग उसके डिसीजन को नहीं मानते और क्लैशेस, लड़ाई झगड़े फैमिली के अंदर बढ़ जाते हैं और बिजनेस को खत्म करना पड़ता है ना। तो ध्यान सुनो, कह रहा है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स हमारा जो बिजनेस है, फायदा क्या है कि ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, ये बिजनेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। कह रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, कर्ता के मरने पर, क्या बोला मैंने? कर्ता के मरने पर द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, जो अगला बड़ा मेंबर होगा, एल्डेस्ट मेंबर होगा, टेक्स अप हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन पे आ जाता है ना। भाई मान लो जो दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए, तो उसकी जगह पे कौन आएगा? जो मतलब उनका बड़ा बेटा जो होगा उसको जो है हम हेड बना देंगे, कर्ता बना देंगे। ओके। सो इट डज नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जिससे कि बिजनेस की एक्टिविटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई मर जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ओके। Hence all the business activities are done smoothly, सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से चलती रहती हैं, एंड विदाउट एनी थ्रेट, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के बिजनेस एक्टिविटी हमेशा चलती रहती हैं। और क्यों? क्योंकि मरने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर कर्ता के बाकी जो अगला मेंबर होगा उसको जो है हेड बना दिया जाता है। समझ में आया बेटा?
कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं, क्या है, जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। कितनी लिमिटेड होती है, उनके शेयर तक, जितना उन्होंने शेयर लगा रखा है, जितना उन्होंने शेयर लगा रखा है सिर्फ उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी। कह रहा है एज ऑल द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस। जो भी लायबिलिटी है, जो भी लायबिलिटी है बिजनेस के अंदर, उसका जो शेयर है वो क्या होगा भाई, जो करता है, कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। कैसी होती है, अनलिमिटेड। लेकिन बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। कितनी लिमिटेड, जितना उनका बिजनेस के अंदर शेयर बनता है। बट द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी ड्यू टू हिज कंप्लीट होल्ड ऑन द बिजनेस। लेकिन जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। कैसी होती है, अनलिमिटेड, क्योंकि उसका जो है बिजनेस के ऊपर पूरा होल्ड होता है, पूरा कंट्रोल होता है, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ठीक है। Hence, in case of dissolution of the business, अब क्या होता है, जब भी बिजनेस बंद होता है, क्या होता है, बिजनेस बंद हो जाता है, कर्तास पर्सनल एसेट्स एंड शेयर विल बी लायबल। तो कर्ता, देखो यही क्या बोला मैंने, यही मेरिट बनेंगे और यही डिमेरिट बनेंगे। अगर कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम, तो ये क्या है, ये आएगा हमारा लिमिटेशन में। लेकिन बाकी मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये आएगा हमारे मेरिट्स में। तो क्या कह रहा है कि बाकी सारे मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है। दैट मीन्स उनकी पर्सनल एसेट से कोई मतलब नहीं होता। तो ये अच्छी बात है, गंदी बात है भाई, ये तो फायदा है ना, ये तो फायदे की बात है भाई। तो कह रहा है कि भाई अगला पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या बोला इसने, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और जो है उनकी पर्सनल एसेट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो कर्ता वाला पॉइंट में लिमिटेशंस में लाऊंगी। ठीक है। एक्सपेंडेड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, सभी लोग जो है वो बहुत ही लॉयल्टी, ईमानदारी से कोऑपरेट होकर के काम करते हैं। कह रहा है ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली जॉइंटली। जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी एक्टिविटी जो है फैमिली के मेंबर्स जॉइंटली यानी कि मिलकर के चलाते हैं। सो दिस इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन विद ईच अदर विदाउट एनी हिंड्रेंस। बेटा एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो उन्हें पता है कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, और फायदा ज्यादा होगा तो हमें भी हिस्सा मिलेगा ज्यादा। तो सब लोग बहुत ही कोऑपरेट होकर के बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। ठीक है। Therefore, all the targets of business can be achieved by the cooperation among the members and the कर्ता। तो क्या होता है, जब सारे मेंबर्स जो हैं वो मिलजुल के काम करते हैं, कर्ता जो है वो कोऑपरेट होकर के काम करता है सबके साथ, तो क्या होता है, जो बिजनेस का टारगेट होता है उसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। ठीक है। आसानी से हमारा बिजनेस का टारगेट अचीव हो जाता है। कब अचीव हो जाता है, जब जो है मतलब सभी मेंबर्स कोऑपरेट होकर के काम करते हैं। तो अच्छी बात है ना ये। तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा मैरिट्स के अंदर। ठीक है बेटा। कह रहा है लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसकी लिमिटेशंस बताओ, उसकी क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या कह रहा है ये, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। कैसे, पैसा कौन लगा रहा है, एक ही फैमिली के लोग। देखो ध्यान से, सोल प्रोप्राइटर के अंदर कौन लगाता था, एक ही व्यक्ति। यहां पर कौन लगा रहा है, एक ही फैमिली के लोग हैं, कर्ता ही लगा रहा है। मोस्टली कौन लगाता है, कर्ता ही लगाता है। जिन्होंने सबसे पहले बिजनेस लगाया होगा तो मेनली जो है वो कर्ता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कह रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टोटली डिपेंड अपॉन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। किसके ऊपर डिपेंड होता है पूरा बिजनेस, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पूर्वजों के द्वारा पैसा लगाया गया है। किसके द्वारा, पूर्वजों के द्वारा। ओके। ड्यू टू देयर लिमिटेड लायबिलिटी, भाई बाकी सबकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैनी कमर्शियल बैंक्स असिस्ट एक्सटेंडिंग द क्रेडिट लिमिट ड्यू टू द वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, उन लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी क्रेडिट लिमिट जो है वो कम ही रख रखी है, क्योंकि ये बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक है। क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। क्यों है, क्योंकि हो सकता है वो बैंक जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहा हो, है ना, प्राइवेट बैंक जो है। Hence, this will result in limited expansion and growth of the business। जिससे क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रह जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है हमारी वो उतना ही पर्याप्त, मतलब उन्होंने पैसा लगाया होगा पूर्वजों ने, तो वो बहुत बड़े लेवल पर हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। समझ में आया। एक ही फैमिली के लोग हैं और फैमिली के अंदर सब लोग पैसा नहीं लगाते,
जो हमारे पूर्वजों ने लगा दिया उसी बिजनेस को कंटिन्यूस चला रहे हैं। और कौन? कर्ता। कौन चला रहा है बेटा? कर्ता। तो कह रहा है कि जो इसके ग्रोथ का, इसके एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है। इसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप बहुत कम हो जाता है। देखो मैंने बताया था वहां पर क्या पढ़ा मैंने? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर। को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती थी, तो ये फायदे की बात थी कि भाई कुछ भी हो जाए फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, हमारी पर्सनल एसेट से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर हम कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कर्ता की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर टेकन बाय कर्ता। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के बारे में जो भी सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेता है? कर्ता ही लेता है। बट देयर इज अ डिसएडवांटेज विद द कर्ता दैट ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का होना एक बहुत ही बेकार बात है। ये एक लिमिटेशन है हमारे लिए, कमी है कि भाई हैंस ऑल द बिजनेस दैट आर पेड बाय यूजिंग द पर्सनल एसेट्स ऑफ कर्ता। दैट मीन्स अगर कर्ता के मान लो जो भी बिजनेस की लायबिलिटी होंगी जो कर्ता है, कर्ता को पे करना पड़ेगा। इवन अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी कर्ता को पे करना पड़ेगा। समझ में आया? डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता का ही पूरा डोमिनेंस होता है, कर्ता ही पूरा कंट्रोल करता है। और जब कर्ता सब कुछ कर रहा है ना बेटा, तो बाकी मेंबर्स जो हैं वो उसको कोऑपरेट नहीं करते। कहता तू ही बन जा भाई, तू ही जो है सारे डिसीजन ले रहा, तू ही ले डिसीजन। तो ये हम नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि इसके अंदर क्या करता है कि भाई बाकी मेंबर भी तो फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो कर्ता को ही जो है ज्यादा हेड बना दिया गया है, कर्ता ही सारे डिसीजन ले रहा है, बाकी मेंबर्स जो है वो उसको सिर्फ देख रहे हैं, बोल भी नहीं सकते, उसके इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इसकी लिमिटेशन है। कह रहा है द कर्ता टेक ऑल द डिसीजन इंडिविजुअली एंड मैनेज देयर बिजनेस। जो कर्ता है वही सारे डिसीजन लेता है इंडिविजुअली, और क्या होता है? वो पूरा मैनेजमेंट करता है बिजनेस का। ही ऑल्सो इन्वॉल्व अदर मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। वो दूसरे मेंबर को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन वही लेगा जो उसका मन करेगा। और मन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हो सकता है गलत डिसीजन ले वो, है ना? तो कह रहा है बट कर्ता इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजंस ऑफ द मेंबर्स व्हिच मे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कर्ता एंड द अदर मेंबर। बाकी जो मेंबर्स हैं वो जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ समझा रहे हैं, कर्ता उनकी सुन तो लेता है, लेकिन कर्ता अपने मन की ही है। समझ में आई मेरी बात? क्या क्या बोला मैंने? वो अपने मन की करेगा। और जब वो अपने मन की कर रहा है, उनके डिसीजन को नहीं मान रहा, तो उनके बीच में क्या होगा? कन्फ्लिक्ट राइज जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि भाई हमने तुमको समझाया था और तुमने हमारी बात नहीं मानी। इस तरीके से होता है ना, तो फैमिली के अंदर जो है वो डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे और बिजनेस को हमें क्या करना पड़ेगा? सबकी सहमति से खत्म कर देंगे। कह रहा है hence due to clashes in decision making lack of cooperation between कर्ता एंड अदर मेंबर्स और कर्स। तो क्या होता है? उनके बीच में जो कॉपरेशन है वो खत्म हो जाता है, कॉपरेशन खत्म हो जाता है। कह रहा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। देखो यानी कि कौन कर रहा है पूरा मैनेजमेंट? कर्ता। कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर्ता। और हो सकता है कर्ता जो मैनेजमेंट कर रहा है वो अच्छा मैनेजमेंट ना कर पाए, क्योंकि उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स है वो बहुत कम है। मैनेजरियल स्किल्स कैसी हैं? बहुत कम। Sometimes the members suffer due to unfair decision taken by the कर्ता in respect of business operation। कई बार क्या होता है? जो बाकी मेंबर्स हैं उनको झेलना पड़ता है। किसको झेलना पड़ता है? कर्ता जो काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो उसके वो डिसीजन अच्छे ले रहा है, डिसीजन बेकार ले रहा है, ठीक है? तो उसमें सभी लोगों को जो है झेलना पड़ता है, जिसके कारण दिक्कतें आती हैं। कह रहा है अनफेयर डिसीजन आर टेकन ड्यू टू द लैक ऑफ मैनेजर स्किल। और बेटा जो अनफेयर डिसीजन है, अनुचित निर्णय जो है वो लिए जा रहे हैं, किसके कारण? कर्ता ही अपनी, कर्ता के अंदर हो सकता है मैनेजमेंट वाले गुण ना हो, उसके अंदर मैनेजर स्किल्स ना हो, ठीक है? सो द कर्ता कैन नॉट बी नॉलेजेबल और प्रोफिशिएंट इन ऑल मैनेजर फंक्शन। जो करता है वो सारे फंक्शंस में, मैनेजमेंट के सभी कामों में परफेक्ट नहीं होता। कर्ता सारे के सारे कामों में परफेक्ट नहीं होता। कह रहा है नाउअडेज द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द नेशन। आजकल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लगभग खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो एक साथ नहीं रहती, वो जॉइंटली काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि कर्ता बन जाएगा हेड, वही सारे डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट बेकार कर दिया उसने तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, लॉस तो हमारा भी होगा। तो वही कह रहा है कि आजकल जो है हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है कि भाई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया में नहीं चल रहे, बहुत कम चल रहे हैं, बहुत रेयर हैं, क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो जॉइंटली नहीं है। समझ में आई मेरी बात? सब लोग अपना अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिविजुअली सोल प्रोप्राइटर वाला, ठीक है, लेकिन वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को नहीं चला रहे हैं।
लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या है, कॉपरेशन की कमी होती है। मेंबर्स के अंदर क्या होता है, कॉपरेशन की कमी होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि सभी मेंबर्स जो है वो कॉपरेट नहीं करते, मेंबर्स कॉपरेट नहीं करते। देखो ध्यान से, जनरली it has been observed that the members of the family are interested in increasing their individual properties। आजकल क्या है, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बढ़ जाए। वो फैमिली में कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि फैमिली का अगर वो बढ़ेगा, कोई प्रॉपर्टी आएगी फैमिली के अंदर, तो वो सारे भाइयों में बढ़ती है ना। तो इसलिए हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली चाहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बढ़ जाए, रादर दैन टेकिंग केयर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली की बिजनेस की बजाय वो व्यक्ति क्या चाह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए बस, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम अदर मेंबर्स द फैमिली, जिससे कि फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होते हैं और सारे मेंबर कॉपरेट होकर के नहीं चलते। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सोल जो हमारा जो यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया। ये कंसेप्ट बेटा यहीं तक ही है, यहीं तक ही पढ़ना है अच्छे से। तो चलिए बेटा एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। चलिए बच्चों एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा सभी बच्चे। चलिए, कह रहा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्या कह रहा है ये, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय जो होता है वो एक सटीक प्रकार का व्यवसाय संरचना है। सटीक का मतलब बिल्कुल निश्चित, जिसे हम बोल सकते हैं पूरा वेल डिसाइडेड है ये, जो केवल भारत में पाया जाता है। कहां पर है ये, सिर्फ इंडिया के अंदर। ये भारत में व्यापार संरचना के प्राचीन तरीकों में से एक है। इंडिया के अंदर ये सबसे मतलब पुराना तरीका है बिजनेस करने का। ओके, यह हिंदू कानून द्वारा प्रशासित है, यानी कि इसके ऊपर जो है हिंदू कानून एप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप के ऊपर क्या होता था, ध्यान है आप लोगों को, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर कौन सा लॉ है, हिंदू लॉ। और हमारा सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कौन सा लॉ था, कोई भी लॉ उसके ऊपर नहीं था। ठीक है, कह रहा है कि भाई कंपनी में सदस्यता का स्रोत एक परिवार में जन्म लेना है। दैट मीन्स इसके अंदर अगर आपको मेंबर बनना है तो आप लोग मेंबर कैसे बनेंगे, जब आप इसके क्या होंगे, आप जब इससे बिजनेस के मतलब जन्म लेंगे किसी फैमिली में। और लगातार 3 पीढ़ियों के लोग व्यवसाय के सदस्य होते हैं, यानी कि लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर 3 जो पीढ़ी हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय का प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब पूरा जो मैनेजमेंट होगा परिवार के प्रमुख यानी कि सबसे बड़े सदस्य मुखिया द्वारा किया जाता है। पूरा मैनेजमेंट जो है बिजनेस का वो कौन करेगा, मुखिया करेगा, यानी कि कर्ता करेगा, कह रहा है। और उसे कर्ता कहा जाता है। जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसे हम मुखिया या फिर कर्ता कहते हैं। ठीक है, हालांकि सभी सदस्य पूर्वज की संपत्ति पर समान स्वामित्व रखते हैं और उन्हें सहभागी कहा जाता है, यानी कि जितने भी मेंबर हैं वो बिजनेस के ऊपर उनका पूरा अधिकार होगा। और इन मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं सहभागी। क्या कहते हैं, सहभागी कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कह रहा है संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का अर्थ क्या, मीनिंग है इसका, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मीनिंग क्या है। कह रहा है यह व्यवसाय संगठन के एक रूप को संदर्भित करता है, मतलब ये जो बिजनेस है एक ऑर्गेनाइजेशन को बताता है हमारा, जो हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व पाकर चलाया जाता है। दैट मीन्स जो भी हिंदू फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे सबका अधिकार होगा, स्वामित्व होगा, ऑनरशिप होगा, सभी लोग जो है वो मालिक कहलाएंगे। ठीक है, इसे हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की विशेषताएं, विशेषताएं क्या है बेटा, इसके फीचर्स क्या है। कह रहा है गठन, गठन का मतलब ये कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेशन क्या होता है। HUF, HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैंने बेटा आप हिंदी में लिख के आना, संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार जो होता है उसको बनाने के लिए परिवार में कम से कम 2 पुरुष सदस्य होने चाहिए। कितने लोग, 2 मेल मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। पैतृक संपत्ति HUF के सदस्यों को विरासत में मिली होनी चाहिए, यानी कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो इनके पास होनी बहुत जरूरी है, तभी जो है ये कंटिन्यूअस चल पाएगा। सभी सदस्य इस संपत्ति का आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं पूर्वजों की संपत्ति पर और उस संपत्ति में बराबर का हिस्सा रखते हैं। सबके मतलब सबका हिस्सा पूर्वजों की संपत्ति में क्या है, बराबर होगा। ठीक है,
इस प्रकार उस परिवार में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा HUF का हिस्से बन जाता है, यानी कि जो भी बच्चा जन्म लेगा और वो भी कौन सा मेंबर, मेल मेंबर, वो इसका पार्टनर मतलब को पार्टनर बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है। सदस्य बनने के लिए किसी समझौते की, जैसे पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता था ना बेटा, इसके अंदर किसी एग्रीमेंट की कोई नीड नहीं होती। किसके अंदर, हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसमें। देयता यानी कि लायबिलिटी क्या होती है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय में सभी सदस्यों या सहभागियों की सीमित देयता यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी है। जितने भी मेंबर होंगे सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। और कह रहा है सभी सहभागियों के पास हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय की संपत्ति में समान अधिकार और शेयर है, यानी कि सबका जो शेयर बनेगा वो इक्वल शेयर बनेगा। क्या बनेगा, इक्वल शेयर बनेगा। कर्ता की असीमित देनदारी है, जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है, अनलिमिटेड। ठीक है। नियंत्रण, कंट्रोल किसका होता है, कर्ता वह व्यक्ति है जिसका हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण है। दैट मीन्स पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर, इसका क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। कर्ता सभी सदस्यों से सलाह ले सकता है लेकिन वह उनके फैसलों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। जो कर्ता है वो सभी लोगों से एडवाइस ले सकता है लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो कर्ता का होगा। बाकी डिसीजन लेने के लिए मेंबर उसको बाउंडेड नहीं कर सकते, फैमिली के मेंबर्स उसको बाउंडेड नहीं कर सकते, जो उसका मन होगा वो वही करेगा। ठीक है। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, हमारा बिजनेस जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा। कर्ता के मृत हो जाने के बाद, कर्ता मर गया तो अगला सबसे बड़ा सदस्य जो अगला नेक्स्ट मेंबर जो होगा वो जो होगा हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता का स्थान लेता है। सही बात है। बड़ा बेटा, कर्ता का बड़ा बेटा जो है कर्ता के मरने पर वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। ठीक है। व्यवसाय को सदस्यों की आपसी सहमति से विभाजित और समाप्त किया जाता है। अगर हम चाहते हैं बिजनेस को खत्म करना तो सभी मेंबर्स अगर चाहेंगे तो सबकी सहमति से बिजनेस बंद हो जाए। नाबालिग सदस्य, क्या कह रहा है ये, नाबालिग सदस्य क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो उसके अंदर हम नाबालिग यानी कि जो 18 साल से कम है उसको मेंबर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ना। बताया था मैंने आप लोगों को कि फैमिली के अंदर जन्म लेते के साथ ही जो बच्चा होता है वो इसका मेंबर बन जाता है, उसको भी उतना ही प्रॉफिट और लॉस मिलता है जितना कि बाकी सभी मेंबर्स को। ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से भाई, जिस व्यक्ति ने हिंदू अविभाजित परिवार में जन्म लिया है वह परिवार के व्यवसाय का सदस्य होता है। दैट मीन्स जिस व्यक्ति ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जन्म ले लिया वो उसका मेंबर बन गया, बिजनेस का भी मेंबर बन गया। इसलिए एक नाबालिग भी परिवार का सदस्य हो सकता है, मतलब फैमिली का मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है वो व्यवसाय का भी मतलब सदस्य होगा। जितना राइट दूसरे लोगों का होगा उतना ही राइट उसका भी होगा। समझ में आया। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में उपयोग किए जाते हैं। कुछ मैं वर्ड्स पढ़ा रही हूँ जो कि हम किस में यूज करते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। कह रहा है हिंदू अविभाजित परिवार। क्या कह रहा है ये, हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है बेटा, इसके अंदर देखो, वह परिवार जो व्यावसायिक संगठन को चलाता है या लगाता है। ये एक ऐसा परिवार होता है जो एक बिजनेस को लगाता है या फिर उसको चलाता है। ठीक है। हिंदू अविभाजित परिवार में एक सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर्स होगा वो कर्ता, और दूसरे जो जितने भी पुरुष सदस्य होंगे वो सहभागी कहलाते हैं। जो हेड होगा वो कर्ता कहलाएगा और बाकी मेंबर्स जो हैं वो सहभागी कहलाते हैं। ठीक है बेटा। कर्ता कौन होता है बेटा, यह वह व्यक्ति है जो परिवार का प्रमुख और सबसे बड़ा सदस्य है। कर्ता कौन है, हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। ओके। कर्ता वह व्यक्ति है जिसका व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी कि बिजनेस की सभी एक्टिविटीज के ऊपर इसका पूर्ण नियंत्रण, पूरा कंट्रोल होता है। कह रहा है पैतृक संपत्ति क्या होती है बेटा, पैतृक संपत्ति यह पूर्वजों की संपत्ति है जिस पर सदस्यों का समान अधिकार होता है। दैट मीन्स पूर्वजों की संपत्ति जिसके ऊपर जो है हर एक व्यक्ति का समान अधिकार होता है जो उस फैमिली का मेंबर होता है। ठीक है। सहभागी कौन होता है बेटा, सहभागी 3 लगातार पीढ़ियों से संबंधित पुरुष सदस्य, यानी कि जो कंटिन्यूअस बेसिस पर जो मेल मेंबर्स होते हैं 3 पीढ़ी के, वो सभी लोग जो है वो क्या कहलाते हैं, सहभागी। कह रहा है उनका पूर्वजों की संपत्ति पर समान स्वामित्व है। स्वामित्व का मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक होता है उनका। ठीक है। अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं बेटा, एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में उपयोग किए जाते हैं 2 प्रणालियां हैं। कौन सी उपयोग की जाती हैं, 2 प्रणालियां जिनका उपयोग संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में किया जाता है। सबसे पहले आ रहा है दया भाग प्रणाली। क्या आ रही है, दया भाग प्रणाली। दया भाग प्रणाली कौन सी होती है बेटा, देखो
यह पश्चिम बंगाल में लागू होती है, बताया था मैंने वेस्ट बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में लागू होती है और परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों को सहभागी बनने की अनुमति देता है। ये जो तरीका है, ये जो सिस्टम है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही जो है बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में तभी अधिकार, मतलब बिजनेस के अंदर तभी अधिकार मिलेगा जब उसके पिताजी एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, मिताक्षरा प्रणाली क्या है बेटा, ये पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी हर जगह पर भारत में यही एप्लीकेबल है। यह केवल पुरुष सदस्यों को व्यवसाय में सहभागी बनने की अनुमति देता है। उसके अंदर क्या होता था कि मेल और फीमेल दोनों बनेंगे, इसके अंदर कौन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स। ठीक है, एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के गुण क्या है बेटा, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के गुण इस प्रकार हैं, कौन कौन से इसके मेरिट्स हैं, फायदे क्या क्या है बेटा, देखो ध्यान से। स्थापना करना आसान है, यानी कि इस बिजनेस को लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती। कह रहा है संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय को शुरू करना आसान है, इसको लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी स्थापना के लिए किसी भी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। दैट मीन्स हमें जो है कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की नीड नहीं होती है अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लगा रहे हैं, और हम नहीं लगा रहे, हमारे पूर्वज लगा चुके हैं। ठीक है, प्रभावी नियंत्रण, यानी कि एक अच्छा कंट्रोल होता है, एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। कौन करता है, कर्ता। कर्ता व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और जल्दी से निर्णय लेता है, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी से लिया जाता है इसके अंदर। कर्ता के निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक सदस्य उसके निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, यानी कि जो भी डिसीजन दिया जाएगा हर एक मेंबर को वो मानना पड़ेगा। ओके, इसलिए ये सदस्यों के बीच झड़पों से बचता है, झड़प का मतलब लड़ाई झगड़ों से, और बहुत तेजी से निर्णय लेने में परिणाम देता है। दैट मीन्स कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी से लिया जाता है। व्यवसाय का स्थायी अस्तित्व, जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, वो परमानेंट चलता है। कैसे चलता है, परमानेंट। कह रहा है कर्ता की मृत्यु के बाद अगला सबसे बड़ा सदस्य उसका पद ग्रहण करता है। दैट मीन्स कर्ता के मरने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर जो उससे अगला मेंबर होगा फैमिली का हेड, मतलब फैमिली में बड़ा बेटा, वही इसका मेंबर, मतलब उसका कर्ता बन जाता है। तो यह व्यवसाय की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता, किसी के मरने पर, पागल होने पर बिजनेस की कोई एक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती है। सभी व्यवसायिक गतिविधियां बिना किसी खतरे के लगातार सुचारू रूप से की जाती है, यानी कि बिना किसी परेशानी के कंटिन्यूस हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहता है। सदस्यों की सीमित देयता, जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। कितनी लिमिटेड होती है बेटा, उनके शेयर तक। ठीक है, कह रहा है जैसा कि सदस्यों के सभी दायित्व व्यापार में उनके हिस्से की सीमा तक सीमित हैं, जितना उनके व्यापार में हिस्सा बनता है, सिर्फ अगर फर्म के बिजनेस के ऊपर कोई कर्जा है तो वो सिर्फ उतना ही पे करेंगे जितना कि उनका मतलब शेयर बनेगा। कह रहा है लेकिन कर्ता के पास व्यापार का पूरा नियंत्रण होने के कारण उसकी असीमित देयता होती है। कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है, असीमित, अनलिमिटेड। दैट मीन्स इसलिए व्यवसाय के विघटन के मामले में कर्ता ही व्यक्तिगत संपत्ति और उसका हिस्सा उत्तरदायी होगा। कर्ता की पर्सनल एसेट्स भी बेच दी जाएंगी अगर फर्म के ऊपर कर जाए। हम मेरिट पढ़ रहे हैं तो मेरिट में हम सिर्फ कौन सी बात बताएंगे, इनके फायदे वाली, कि भाई बाकी लोगों को तो फायदा है। जो कर्ता वाली बात है हम इसको लिमिटेशंस में लिख देंगे। कह रहा है विस्तारित वफादारी और सहयोग, सभी लोग बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से वफादारी से सहयोग से काम करते हैं। सभी व्यवसायों का संचालन संयुक्त रूप से एक परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है। जो भी बिजनेस है इसको कौन चला रहा है, एक ही फैमिली के मेंबर, इसलिए यह बिना किसी बाधा के एक दूसरे के साथ वफादारी और सहयोग बढ़ाता है। सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, इसलिए व्यवसाय के सभी लक्ष्यों को सदस्यों और कर्ता के बीच सहयोग से प्राप्त किया जाता है। दैट मीन्स बिजनेस का जो भी मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो आसानी से अचीव हो जाता है। समझ में आया? कह रहा है एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की सीमाएं क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं बेटा इसकी, देखो ध्यान से। सीमित संसाधन, क्या कह रहा है ये, सीमित संसाधन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के सभी सदस्य पूरी तरह से अपनी सीमित देयता के कारण पैतृक संपत्ति पर निर्भर करते हैं। दैट मीन्स सबकी लायबिलिटी कैसी हो भाई, इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित, क्योंकि सारे रिसोर्सेज किसके हैं, एक ही फैमिली के हैं, जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं हमको। ओके, कई वाणिज्यिक बैंक, जो बड़े बड़े बैंक लगे हुए हैं, कमर्शियल बैंक जो है हमारे, वो क्या कर रहे हैं, व्यापार की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण क्रेडिट सीमा का विस्तार करने का विरोध करते हैं। दैट मीन्स वो लोग ये नहीं चाहते कि हमारी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि उनके पास संसाधन कैसे हैं, सीमित है। इसलिए इससे व्यवसाय का सीमित विस्तार और विकास होगा। दैट मीन्स हमारा बिजनेस जो है वो लिमिटेड ही ग्रो हो पाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा।
कर्ता की असीमित देयता, जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है, अनलिमिटेड। कर्ता द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले जाते हैं। देखो हम लोग इसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, कमियां पढ़ रहे हैं, तो कर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं कि कर्ता की जो लायबिलिटी है वो असीमित है। दैट मीन्स कर्ता द्वारा ही सभी व्यवसायिक गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। कर्ता क्या करता है, सारे डिसीजन खुद लेता है, सभी डिसीजन खुद ले रहा है वो, तो क्या होता है, लेकिन कर्ता के साथ एक नुकसान यह भी है कि उसकी असीमित अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है, अनलिमिटेड। इसलिए कर्ता की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग करके सभी व्यवसायिक ऋणों का भुगतान किया जाता है। दैट मीन्स कर्ता की पर्सनल एसेट्स का यूज करके जो है सभी लोगों का जो भुगतान है वो कर दिया जाता है। कर्ता का प्रभुत्व, यानी कि सारा का सारा काम कौन कर रहा है, कर्ता। कर्ता का ही प्रभुत्व होता है, कर्ता ही सब कुछ करता। दैट मीन्स कर्ता सभी निर्णय व्यक्तिगत रूप से लेता है, सारे डिसीजन कैसे लेता है, पर्सनली ले रहा है, और व्यवसाय का प्रबंधन करता है, व्यवसाय का पूरा मैनेजमेंट कर रहा है वो। वह निर्णय लेने में अन्य सदस्यों को भी शामिल करता है, बाकी मेंबर्स भी शामिल होते हैं, लेकिन कर्ता सदस्यों के निर्णयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। सारे डिसीजन के भाई जो भी डिसीजन है वो कर्ता लेगा, बाकी लोगों को क्या बना सकता है, मेंबर बना सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा, कर्ता का, जो कर्ता और अन्य सदस्यों के बीच टकराव पैदा कर सकता है। इसलिए निर्णय लेने में झड़पों के कारण कर्ता और अन्य सदस्यों के बीच सहयोग की कमी होती है। दैट मीन्स सारे डिसीजन कर्ता ले रहा है, तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कॉपरेशन नहीं हो पाता। जो हमने मैरिट में पढ़ा उनको ही आप लिमिटेशंस बना दीजिएगा अपोजिट करके। कह रहा है सीमित, हाँ जी बच्चों, पॉइंट नंबर 4 सुनिए। कह रहा है सीमित प्रबंधकीय कौशल, यानी कि लिमिटेड होता है। क्या लिमिटेड होता है, मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो बहुत लिमिटेड होती हैं। कह रहा है कभी कभी व्यवसायिक कार्यों के संबंध में कर्ता द्वारा लिए गए अनुचित निर्णयों के कारण सदस्य पीड़ित होते हैं। मान लो एक कर्ता है, कर्ता सारे डिसीजन ले रहा है, तो कर्ता का डिसीजन अच्छा नहीं है, तो उसको किसको झेलना पड़ रहा है, बाकी मेंबर्स भी उसको झेल रहे हैं। प्रबंधकीय कौशल की कमी के कारण अनुचित निर्णय लिए जाते हैं। दैट मीन्स हो सकता है जो हमारा कर्ता है उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स ना हो, अच्छा मैनेजमेंट ना कर पा रहा हो, इसलिए कर्ता सभी प्रबंधकीय कार्यों का जानकार या कुशल नहीं हो सकता। यानी कि जरूरी नहीं है कि कर्ता को सब कुछ ही आता हो। कह रहा है आजकल रास्ते में संयुक्त हिंदू परिवारों की घटती संख्या के कारण संयुक्त हिंदू परिवार का कारोबार घट रहा है। आजकल क्या है, सब लोग ज्वाइंटली नहीं रहते हैं, तो आजकल जो है ये बिजनेस जो है लगभग खत्म सा होता जा रहा है। क्या सदस्यों से सहयोग में कमी, जो मेंबर्स होते हैं वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, कह रहा है आमतौर पर यह देखा गया है कि परिवार के सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की देखभाल करने के बजाय अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारी एसेट्स बढ़ जाएं, हमारी संपत्ति बढ़ जाए, ठीक है, सब कुछ है वो इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति क्या चाह रहा है, इंडिविजुअल प्रॉफिट चाह रहा है। इससे परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग की कमी होती है, यानी कि सब लोग जो है वो मिल करके कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि सब लोग क्या है, कर्ता के ऊपर है सब कुछ, तो बाकी सब लोग क्या होते हैं, किलसते हैं उससे, अच्छे से कोऑपरेट उसको नहीं कर पाते। समझ में आया बच्चों? तो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कंसेप्ट है बच्चों यहीं पर ही खत्म होता है। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए बच्चों पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।